जो H24 पेज नंबर है उस पर है हमारा थर्ड पॉइंट, 1813 एवं 1833 में चार्ट अधिनियम। बेटा हमने चार्ट के बारे में पढ़ा था कि जो महारानी एलिजाबेथ थी, जो मतलब कि ब्रिटेन की महारानी थी, जब व्यापारिक केंद्र खोले गए तो व्यापारिक केंद्र में जो भी काम होगा, जैसे भी होगा, जो फैक्ट्रियां ब्रिटिश ने जो कंपनी लगाई, भारत में स्थापित करी, तो उसमें जो भी कुछ चेंजेस होंगे या जो भी कोई काम होगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, उस चार्ट्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और वो चार्ट क्या था, वो चार्ट एक तरीके का रूल्स और रेगुलेशंस की लिस्ट थी। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन की लिस्ट थी जिसमें चार्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप लोगों को पता है अगर आप लोगों के स्कूल खुलेंगे तो पहले आप लोगों के लिए एक लिस्ट बनाई जाएगी कि आप लोगों को ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी करके लेके आनी है, चाहे वो अपने पेरेंट्स का परमिशन लेटर लेके आ रहे हैं कि हाँ जी ठीक है हम हमारे बेटे को भेज रहे हैं कोरोना के बाद में, लॉकडाउन के बाद में, या फिर आप ये देख सकते हो कि पहले आप स्कूल आओगे, फर्स्टली आपको अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, देन आपका टेम्परेचर देखा जाएगा, फिर आप लोगों को क्लास में एक बेंच पर एक बैठना होगा। तो ये सारे रूल्स की लिस्ट बनेगी। तो ऐसे ही बेटा कंपनी को खोलने से पहले एक चार्ट बनाया गया। तो देखो जो 1813 और 1833 में चार्ट था उसका, उसमें क्या था, 1813 ईस्वी में चार्ट अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं से व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो गया। मतलब कि 1813 में क्या किया गया, 1800 जब हमारे 1600 ईस्वी में भारत में जब ये अलाई लागू जब ये कंपनी आई, तब क्या था, धीरे धीरे उन्होंने व्यापारिक केंद्र खोल लिए थे ब्रिटिशों ने, और ये चीज रखी थी कि अगर भारतीय कोई व्यापार करेंगे तो सबसे पहले उनको परमिशन लेनी होगी, या कोई भी व्यापार करेंगे तो वो अंग्रेजों की देखरेख में रखे करेंगे, वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। नहीं ये चीज बड़ी ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि 1813 में चार्ट में कुछ चेंज किया गया, और उस चेंज के अकॉर्डिंग ये रखा गया कि सिर्फ और सिर्फ इस टाइम अब चाय एक ऐसा व्यापार था जिस पर एकाधिकार था किसका, अंग्रेजों का था, और बाकी के जितने भी व्यापार थे उन पर से एकाधिकार मतलब सिर्फ उन्हीं का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया था। भारतीय भी अन्य व्यापार कर सकते थे सिर्फ चाय को छोड़ के। सन 1833 में चार्ट एक्ट की धाराओं के अनुसार कंपनी के प्रशासन को केंद्रीकृत किया गया। मतलब कि जो कंपनी का शासन था उसका एक मेन सेंटर बनाया गया 1833 के तहत। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कंपनी के दीवानी एवं सैनिक मामलों का पूरा अधिकार प्रदान किया गया। मतलब कि जो जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया, इन काउंसिल को कंपनी की दीवानी और सैनिक मामलों का पूरा अधिकार प्रदान किया। मतलब कि कंपनी को दीवानी मामले मतलब कि उनकी जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीजें थी, और उसके बाद में जो सैनिक मामले मतलब उनको एज ए सिक्योरिटी देने का पूरा अधिकार दिया कि कंपनी भी ले सकती है। समस्त कानून निर्माण संबंधी एवं आर्थिक शक्तियां, समस्त कानून निर्माण मतलब कि रूल्स रेगुलेशन बनाना, और आर्थिक शक्तियां मतलब कि उनके बजट के अकॉर्डिंग जो भी उनका, चाहे वो कर वसूलना हो, लगाना हो कर को, या फिर उनसे रुपए की जो भी चीजें उनको लेकर जो अभी तक प्रांतों के अधिकार में थी, मतलब कि जो अभी तक सबके अपने अपने प्रांतों में थी, अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को हस्तांतरित कर दी गई थी। मतलब कि पहले अपने अपने प्रांतों में थी कि अपने अपने प्रांत अलग अलग कर वसूली करा करेंगे या कानूनों का निर्माण करेंगे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, 1833 में चेंज कर दिया गया कि अब उनको क्या करना पड़ेगा कि इन काउंसिल जो थे सिर्फ वही ये सारी चीजें रूल्स फॉलो करवा सकते हैं, और वही क्या कर सकते हैं कि कर कितना लगाया जाएगा, क्या चेंजेस किए जाएंगे, वो सारे डिसीजन किसके होंगे, इन काउंसिल के होंगे। जनरल इन काउंसिल मतलब कि गवर्नर जनरल के होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है प्रशासनिक उपायों के परिणाम। मतलब कि जो ये चेंज किया गया, मतलब कि अब प्रांतों को हटाकर गवर्नर जनरल के हाथ में ये सारी चीजें दे दी गई कि अब प्रांत का कोई अपने अपने स्टेट्स का किसी प्रकार का, अपनी अपनी सिटी का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा। गवर्नर जनरल ही हर जगह रूल रेगुलेशन बनाएगा। तो उनके क्या क्या रिजल्ट निकले, फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी की प्रणाली को व्यवस्थित कर दिया गया। मतलब कि जो रेगुलेटिंग एक्ट लगा उसके बाद में क्या हुआ कि कंपनी की जो प्रणाली थी, कंपनी जिस प्रकार से काम कर रही थी वो एक तरीके से व्यवस्थित रूप में काम करने लगी, मतलब सिस्टमैटिक वे से काम करने लगी। सेकंड है गवर्नर जनरल को स्वेच्छा से कार्य करने का अधिकार था।
मतलब कि जो गवर्नर जनरल थे वो अपनी मन की इच्छा, स्वेच्छा मतलब अपनी खुद की मन की इच्छा से काम करने का उनका अधिकार नहीं था, सॉरी, है ना, वो अपनी मन की इच्छा के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर सकते थे। उसे अपनी परिषद के निर्णय की उपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं था। मतलब कि बेटा गवर्नर जनरल तो था, लेकिन आपको पता है अगर एक हेड काम करता है तो उसके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं, ठीक है, अगर एक हेड काम करता है तो उसके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं, उसका ग्रुप होता है, ठीक है। तो जो उसके ग्रुप थे, उसके ग्रुप के मेंबर्स की अपेक्षा मतलब कि उसकी बुराई नहीं कर सकता था गवर्नर जनरल। जो ये रूल्स बनाए गए थे उसके बाद में जो रिजल्ट निकला वो ये चीज थी। नेक्स्ट देखिए, कंपनी के नियंत्रण परिषद को ब्रिटिश सरकार ने सामान्य निरीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन कर दिया। मतलब कि जो कंपनी थी वो एक तरीके से नियंत्रण में चली गई, किसके नियंत्रण, परिषद को। जो कंपनी जिसके अंडर मतलब कंपनी की जो भी ग्रुप था कंपनी का जितना भी, वो ब्रिटिश सरकार के बिल्कुल हैंड ओवर हो गई थी कि अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसके ऊपर सुपरवाइज किया जाएगा, मतलब उसकी निगरानी की जाएगी और उस पर पूरा कंट्रोल किया जाएगा। फोर्थ है, यद्यपि रेगुलेटिंग एक्ट एक आधा अधूरा प्रयास था। मतलब कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था आपको बताया मैंने कि उसमें कुछ चेंज करने के लिए पिट का इंडियन एक्ट बनाया गया था 1784 में, ठीक है। तो वही चीज है कि यदि रेगुलेटिंग एक्ट एक आधा अधूरा प्रयास था, परंतु आधा अधूरा था तभी तो उसको चेंज करने के लिए उसको कुछ चेंज किए गए, परंतु इसने कंपनी की लूट को काफी हद तक समाप्त कर दिया था। मतलब कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो एक तरीके का आधा अधूरा था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट को आरंभ करने की वजह से जो कंपनी में जो भी गलत काम होते थे, भ्रष्ट काम होते थे, उनको काफी हद तक क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, पिट के इंडियन एक्ट ने कंपनी को ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया। मतलब कि जो पिट का इंडियन एक्ट था उसने क्या किया, संसद के ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया था। एक मिनट रुकिए बेटा, है ना, हाँ जी, देखिए, पिट के इंडियन एक्ट ने कंपनी को ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया। मतलब कि जो कंपनी है वो पूरी तरीके से किसके अंडर हो गई, ब्रिटिश सरकार के अंडर हो गई। मतलब अगर वो अपने रूल्स में कोई चेंज करते हैं, कोई भाव बढ़ाते हैं, या फिर कहीं से ज्यादा वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, टैक्स ले रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, कंपनी जो भी काम करेगी पूरा लेखा जोखा किसके अंडर देगी, ब्रिटिश सरकार के अंडर देगी। ये था पिट का इंडियन एक्ट। परंतु फिर भी कंपनी का व्यापार करना तथा अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने एवं हटाने का एक अधिकार बना रहा। मतलब कि वो अपने पैसों के बारे में, अपने व्यापार के बारे में, उनका व्यापार कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, वो कितना पैसा लगा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होगा, ब्रिटिश सरकार उनको बताएगी, ब्रिटिश सरकार को उनको बताना होगा। लेकिन फिर भी अभी कंपनी के हाथों में क्या क्या था, वो अपने कर्मचारी खुद चुन सकती थी और अपनी मर्जी से उनको हटा भी सकती थी, ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार नहीं देखती। नेक्स्ट है, पिट का इंडियन एक्ट 1858 ईस्वी तक सरकार की संरचना का आधार बना। मतलब कि जो पिट का इंडियन एक्ट था वो 1858 तक स्टार्ट हुआ था 1784 में, और 1858 तक क्या रहा था, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग बना रहा था। मतलब कि सरकार बनने का एक महत्वपूर्ण अंग बना रहा था। 7th पॉइंट है, चार्ट अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकारों एवं स्थिति को अत्यधिक आघात पहुंचाया। मतलब कि जो चार्ट अधिनियम थे, चार्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसके द्वारा क्या हुआ, कंपनी के अधिकारों, जो कंपनी के अधिकार थे, उनके जो राइट्स थे वो, और कंपनी की जो स्थिति थी उससे बहुत ज्यादा उनको क्या हुआ, हानि हुई, क्योंकि कंपनी अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही थी। वो जो भी काम कर रही थी उसको ब्रिटिश सरकार को उसका लेखा जोखा मतलब कि सारा का सारा उसको बताना पड़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन पेज नंबर H25, प्रशासन की इकाइयां। देखिए, भारत में कंपनी का प्रशासन निम्नलिखित 4 इकाइयों के द्वारा चलता है। मतलब कि 4 पार्ट है जो प्रशासन होता है, मतलब कि शासन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, उसकी 4 इकाइयां हैं। पहला है नागरिक सेवा, जिसका दायित्व सामान्य प्रशासन है। नागरिक सेवा, बेटा नागरिक सेवा आ जाती है, जैसे पुलिस हो जाती है, ठीक है, पुलिस किस तरीके से काम करती है, या फिर ये देखिए जो ये नहीं होते सेवा करने के लिए बैठे होते हैं कौन, जैसे कि
आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, ये होती है सेवा, सिविल सर्विसेज, मतलब सेवा प्रदान करना। ठीक है, जिला परिषद हो गए, कलेक्टर हो गए, वार्ड मेंबर, ये क्या होते हैं? ये होते हैं नागरिक सेवा, मतलब कि ये लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। सेकंड है सेना, जिसका दायित्व था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और उसकी सुरक्षा, मतलब कि सेना थी सेकंड, और उसका मेन काम क्या था कि वो सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करेगी, मतलब कि उसको और ज्यादा फैलाएगी, विस्तार मतलब उसका फैलाव होना, ठीक है, और उसी के साथ साथ ब्रिटिशों की रक्षा करना। ठीक है। थर्ड है पुलिस, जिसका दायित्व था देश में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, जो कि आज भी वही काम। ठीक है। जो सेना थी, सेना का पहले क्या काम था? ब्रिटिशों के लिए। भारत में अगर सेना का स्थापना की गई तो उसका मेन काम यही था कि वो ब्रिटिशों के लिए ही अपना सारा काम करेंगे। और आज जो हमारी सेना है उसका क्या है? हिंदुओं के लिए, मतलब अपने भारत देश के लिए। ठीक है, भारत देश की बॉर्डर्स की सीमाओं की रक्षा करना, ठीक है, भारत देश के लोगों की रक्षा करना। ठीक है। और पुलिस का आपको पता ही है, नागरिक सेवा का वही चीज थी कि लोगों की व्यवस्था प्रदान करना। फोर्थ है न्यायपालिका। न्यायपालिका का जैसे बेटा आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज पता है कि न्यायपालिका का मेन काम क्या होता है? झगड़ों का निपटारा करना। ठीक है। और उसी के साथ साथ आज हमारे न्यायपालिका का मेन काम क्या होता है कि जो संविधान में कानून बनाए हुए हैं उनकी व्याख्या करना। ठीक है। उसका बाद बेटा ये चार्ट बनाया हुआ है, सेम चार्ट है कि जैसे प्रशासन, नागरिक सेवा है, उसमें कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश आते हैं, फिर सेना, न्याय, पुलिस और न्यायपालिका। अब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा नागरिक सेवा। देखो 1793 ईस्वी में भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो मैंने आप लोगों को बताया, सिविल सर्विस, आईएएस, आरएएस, ये जो सारी चीजें होती है, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, कलेक्टर वगैरह होते हैं, ये सारे आ जाते हैं सिविल सर्विसेज में। ठीक है। देखो, हाँ जी, प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन करिए। 1793 ईस्वी में भारतीय नागरिक सेवा, मतलब कि इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रारंभ किसको जाता है? श्रेय करने का लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन बनता है क्या कि इंडियन सिविल सर्विसेज या नागरिक सेवाएं किसके द्वारा शुरू की गई, या शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज या नागरिक सेवा कब प्रारंभ हुई? 1793 ईस्वी में। ठीक है। नागरिक सेवाओं को भारतीय प्रशासन का इस्पात का कवच कहा जाता था। अंडरलाइन करिए इस लाइन को दोबारा से कि नागरिक सेवाओं को क्या कहा जाता था? नागरिक सेवाओं को भारतीय प्रशासन का इस्पात का कवच, मतलब कि इस्पात क्या होता है? मेटल का कवच। ये कहा जाता था कि वो लोगों की रक्षा करते थे, वो एक तरीके से कवच बने हुए थे। ठीक है। कवच क्या होता है? हम अगर जैसे कि सर्दी में हम ठंड से बचने के लिए शॉल वगैरह डाल लेते हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि सारा प्रशासन उन्हें ही संभालना हुआ था। कॉर्नवालिस ने प्रशासन की व्यापारिक एवं राजस्व शाखाओं को पृथक पृथक कर दिया था। पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग कर देना। ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? व्यापार को और राजस्व को, मतलब कि राजस्व की शाखा, मतलब कि व्यापार को अलग कर दिया, और जो कर वसूली वगैरह होते थे या अन्य कार्य होते थे उनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। पृथक पृथक मतलब उनको अलग अलग ही कर दिया कि एक कमेटी बैठाई जाएगी जो सिर्फ राजस्व का काम करेगी, मतलब कर वसूली का या लगाने का, और व्यापार अपना अलग काम करेगा। उसने अधिकारों के लिए सख्त नियम कायदे बनाए, उनके वेतन में वृद्धि की तथा पदोन्नति का आधार वरिष्ठता को बनाया। मतलब कि ये था कि बेटा कि नियम कानून चेंज किए गए। ठीक है। जब ये नागरिक सेवा बनाई गई तो नियम कानून भी चेंज हुए। ठीक है। उसके साथ साथ उनके वेतन जो आय थी उसमें भी वृद्धि हुई, और पदोन्नति मतलब कि बेटा जो उनको क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन भी उनको मिला। उसके इस नियम को कॉर्नवालिस कोड कहा जाता था। अंडरलाइन कर लो बेटा, कॉर्नवालिस कोड। अब लाइन आएगी, क्वेश्चन आएगा, कॉर्नवालिस कोड किसे कहा जाता था? कि कॉर्नवालिस के द्वारा अधिकारियों के लिए सख्त कानून बनाए, उनकी वेतन में वृद्धि करी तथा पदोन्नति के आधार
का वरिष्ठ था, मतलब कि उनको प्रमोशन मिलने का आधार बनाया गया, जिसको क्या बोला जाता है, कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। अब तक युवा पदाधिकारियों की नियुक्ति कंपनी के निदेशकों द्वारा की जाती थी, मतलब कि सिर्फ अभी तक क्या होता था कि जो युवा पदाधिकारी थे, मतलब कि जो अडल्ट पदाधिकारी, मतलब कि अधिकारी, बड़े बड़े अधिकार दिए जाते थे, उनको अधिकारियों के पद पर बैठाया जाता था, वो सिर्फ कंपनी ही डिसाइड करती थी किसको बैठाना है किसको नहीं बैठाना। उनके स्थान पर अब भर्ती के लिए सन 1853 में एक लिखित परीक्षा का आरंभ किया गया, मतलब कि पहले जो बेटा नागरिक सेवा शुरू करी गई थी 1793 में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई कलेक्टर मजिस्ट्रेट बैठा रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्ट अगर किसी को दी जा रही है, तो वो डिसाइड करती थी कौन कंपनी के किसको बैठाया जाएगा, किसको क्या दिया जाएगा, कौन सा पद दिया जाएगा, ठीक है। बट उसके बाद में क्या हुआ, आज के टाइम पे अगर किसी को कोई जॉब चाहिए होती है तो उसको क्या होता है, लिखित परीक्षा, मतलब कि उसको रिटर्न पेपर देना होता है ना। तो बेटा वही रिटर्न परीक्षा कब से शुरू हुई, 1853 में शुरू हुई, अंडरलाइन कर लेना इसको। युवा सिविल अधिकारियों के परीक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। मतलब कि जो युवा सिविल अधिकारी थे, जो ये नागरिक सेवा वाली जो हमने अभी पढ़ी है, इंडियन सिविल सर्विसेज थी, इनकी परीक्षण के लिए, मतलब कि इनकी परीक्षा लेने के लिए एक कॉलेज की स्थापना की गई जो कलकत्ता में थे, और उसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। अंडरलाइन कर लीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई, आंसर आएगा युवा सिविल अधिकारियों के परीक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इन सब बातों में बड़ी संख्या में युवकों को नागरिक सेवाओं की ओर से आकर्षित किया, मतलब कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई कि पहले तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग, सबको पता है कि पहले जब पेपर नहीं होते थे तो कंपनी उन्हीं को नियुक्त करेगी जो उनके अंडर होगा, जो उनकी जैसे कि हमने पढ़ा आया है कि कंपनी उन्हीं को नवाब बनाती थी, जो कंपनी के क्या करता था, कंपनी को उनके हिसाब से कंपनी के हिसाब से काम करा करता था, ठीक है। लेकिन अब जब लिखित, मतलब कि जो रिटर्न पेपर होने लगे, उसके बाद में परीक्षण के लिए कॉलेजेस खोले गए, तो क्या हुआ कि और ज्यादा युवा, मतलब कि जो बच्चे थे, जो अडल्ट बच्चे थे जो बन सकते थे, वो और भी ज्यादा आकर्षित हुए, मतलब कि सिविल सर्विसेज, मतलब नागरिक सेवा के प्रति ज्यादा सजग हुए और वो पेपर देना शुरू किया उन्होंने। परंतु कॉर्नवालिस ने भारतीयों को प्रशासन से दूर रखने की नीति अपनाई। फिर भी कॉर्नवालिस ने क्या किया, ये सारी चीजें नागरिकों के लिए बनाई तो सही, लेकिन फिर भी वो क्या चाहते थे, भारतीय इन सबसे दूर रहे और इन सीट्स पे ब्रिटिश ही आए। उसकी धारणा थी कि भारत का प्रत्येक निवासी भ्रष्ट है, मतलब कि कॉर्नवालिस ये सारी भारत में सिविल सेवाएं कॉर्नवालिस ने शुरू करी, ठीक है, 1793 में शुरू करी। परंतु अब भी वो यही चाहता था कि भारत की सिविल सर्विसेज पर जितनी भी लोग हैं, जितने भी अधिकारियों पे लोग आ रहे हैं, वो ब्रिटिश आए, भारतीय ना आए। भारतीयों को तो वो बहुत दूर रखना चाहता था, क्योंकि जो कॉर्नवालिस की मेंटेलिटी थी वो ये थी, भारत का हर एक व्यक्ति क्या है, भ्रष्ट है। इसलिए भारतीयों को उच्च पद के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। मतलब कि भारत में ही तुम चालू कर रहे हो चीजें, भारत में ही सारा काम कर रहे हो, और भारतीयों को ही तुम क्या नहीं दे रहे, अनुमति नहीं दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे कि तुम ये काम कर सकते हो। उनके लिए केवल अधीनस्थ सेवाएं खुली। अधीनस्थ का मतलब अंडर, मतलब कि बड़े बड़े लोगों के अंडर रहने का, मतलब कि भारतीयों को भी थोड़ी बहुत पोस्ट दी गई, लेकिन वो अधीनस्थ, मतलब कि किसी के अंडर रह के काम करने की पोस्ट दी। 500 पाउंड प्रति वर्ष में 500 पाउंड प्रति वर्ष से अधिक वार्षिक वेतन वाले समस्त पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे। आज के टाइम पे हम ये चीज पढ़ते हैं बेटा कि आरक्षित सीटें किसके लिए होती है, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि अंग्रेजों को आरक्षित की गई थी, मतलब कि वो बड़ी बड़ी पोस्ट जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी हुआ करती थी 500 पाउंड प्रति वर्ष, मतलब कि जो एक अधिकारी 500 पाउंड एक साल में कमा सकता है, उन सीट्स पर सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, अंग्रेज आएंगे।
प्रशासन जो अधिक नियमित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए ब्रिटिश भारतीय सीमाओं को जिले में विभाजित किया, जो शासन के आधारभूत इकाई थे। प्रत्येक जिले में 3 प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि प्रशासन सही तरीके से काम करे, प्रशासन का काम हर तरीके से अच्छे से हुए, इसीलिए सुचारू रूप से चले, बहुत अच्छे से सारी चीजें चले, किसी प्रकार का कोई काम गलत ना हो और एक किसी बंदे पर काम का बर्डन ना आए। तो इसीलिए क्या किया गया, काम को, प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया। पहला देखो कलेक्टर, ठीक है, पहला आता है हमारा कलेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। जिले के संपूर्ण प्रशासन के साथ साथ राजस्व वसूली का कार्य की देखभाल करता था। मतलब कि जो कलेक्टर हुआ करता था वो मेन काम क्या करता था, संपूर्ण प्रशासन मतलब कि पूरा प्रशासन को देखता था। उसी के साथ साथ राजस्व वसूली मतलब कि कर वसूली का काम भी कौन देखता था, कलेक्टर ही देखता था। वह एक भारतीय जिले के प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। कौन प्रमुख अधिकारी था, कलेक्टर, ठीक है। उसका दफ्तर कलेक्टरेट कहा जाता था। अंडरलाइन कर लो बेटा आप इस लाइन को कि उसका दफ्तर कलेक्टरेट कहा जाता था। कलेक्टरेट किसके दफ्तर को कहा जाता था, कलेक्टर के दफ्तर, जो शीघ्र ही सत्ता एवं शक्तियों का नया केंद्र बन गया था, जिसे धीरे धीरे अब एक सत्ता का उपयोग करने वाली सब इकाइयों का स्थान ले लिया था। मतलब कि ये था बेटा, जो कलेक्टर था वो पूरे भारत वो पूरे प्रशासन देखता था, उसी के साथ साथ कर भी वसूलता था, उसी के साथ साथ क्या था कि वो प्रशासन करने वाला प्रमुख अधिकारी था, सबसे बड़ा अधिकारी था, और उसके दफ्तर को कलेक्टरेट कहा जाता था। और धीरे धीरे क्या हो गया कि उसका जो ऑफिस था वो प्रशासन का मतलब कि कानून का सबसे बड़ा ऑफिस बनता चला गया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा मजिस्ट्रेट। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखता था। मतलब कि जो मजिस्ट्रेट था वो मेन क्या काम करता था, कानून और व्यवस्था, मतलब कि कानून बनाए रखे, कोई कानून को ना तोड़े, रूल्स रेगुलेशंस को ना तोड़े, और उसी के साथ साथ हर एक व्यवस्था अच्छे से बनी रहे। थर्ड है न्यायाधीश, न्याय का कार्य करने का अधिकारी था। न्यायाधीश का मेन आपको पता ही है, न्यायाधीश का मेन काम क्या होता है, न्याय करने का। तो न्यायाधीश जो था, पहले हमने कलेक्टरेट पढ़ा जो प्रशासन करता था और राजस्व वसूली करता था, ठीक है, मतलब कर वसूलता था। फिर हमने मजिस्ट्रेट पढ़ा, मजिस्ट्रेट क्या करता था, कानून बनाए रखता था और व्यवस्था बनाए रखता था। उसके बाद में आया न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब जज, और जज का मेन काम क्या हुआ करता था, वो न्याय करता था, ठीक है, वो न्याय के कार्य करने वाला अधिकारी था, मतलब कि वो न्याय प्रदान करता था लोगों को। तो बेटा आज का ये जो भी हमने टॉपिक क्लियर करे हैं, आपको लक्ष्यता समझ में आ गया बेटा, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आज हम इतना ही कवर करेंगे ताकि आप लोगों पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। कल जो आपको वीडियो मिलेगी उस वीडियो में आपको इस कंप्लीट चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो परसों का मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप लोगों को इसकी जो एक्सरसाइजेज है इसको फाइंड आउट करना है। कल की आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देखिए। उसके बाद में जो इसके टिक द करेक्ट है, फिलअप है, राइट रॉन्ग है, उसको आपको फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। प्लस जो आज आप लोगों को पढ़ाया है, जितना भी आपको H24 और H25 का जो पेज आपको पढ़ाया है, उस पेज पर आप लोगों को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और रीड करने के बाद में आप लोगों को अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मीनिंग समझ नहीं आता, तो वो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा। और आप लोगों को इस चैप्टर में आप जहां तक हमने रीड किया है वहां तक के आपके इन बिटवीन क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं आप उनको देखेंगे, बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। लक्षिता बेटा आपका कल का होमवर्क भी नहीं आया प्लस आज का भी नहीं आया, तो आपका कल का और आज का दोनों का होमवर्क मुझे मिल जाना चाहिए आज इवनिंग तक, ठीक है बेटा। ठीक है, आज की क्लास इतनी है, बाकी आप लीव कर सकते हो। थैंक यू।